Hello students, how are you? This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our second chapter of economics, class 12th. The chapter is 5-year plan in India, goals and achievements. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से पहले हमने फर्स्ट यूनिट में देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने इंडिया को एक कॉलोनी बना के रखा और उनके रिसोर्सेज का अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइजेशन किया। वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रेड सेक्टर और अदर सेक्टर का अपनी फ़ायदे के लिए यूज किया या इंडिया के सेक्टर्स का एक्सप्लॉइट किया। अब उसके बाद इस वाली क्लास में हम देखेंगे कि अब यहाँ पे तो इंडिया आज़ाद हो चुका है। अब इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उसके पास सबसे बड़ी समस्या थी प्लानिंग की, क्योंकि विकास करना था उसे। डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग एक एग्जैक्ट वे में डेवलप नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी और प्लानिंग के लिए उनको एक गोल सेट करना था और उस गोल को एक टाइम पीरियड के अंदर अचीव करना था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया ने किस तरीके से 5-ईयर प्लान को सेटअप किया, उनके गोल्स क्या थे और अचीवमेंट्स क्या हुई, मेन ऑब्जेक्टिव्स, और कहाँ तक उन्होंने अचीव किया। इसमें हमने अपना पहला पॉइंट पढ़ा था इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? फुली यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। किसी भी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उनका कंप्लीटली यूटिलाइजेशन करना फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, मतलब अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन करना। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950 इंडिया सेटअप अ प्लानिंग कमीशन। ओके, तो स्टूडेंट्स उस समय पे काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने मिल करके ये सोचा कि इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। तो उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन बनाया और उसके जो चेयरमैन थे वो थे मिस्टर महालनोबिस। ठीक है, ये एक प्लानिंग कमीशन एक नॉन इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसके जो वो थे चेयरमैन थे वो कौन थे? प्रोफेसर महालनोबिस। इन्होंने अपने हिसाब से प्लानिंग कमीशन में 5-ईयर प्लान सेटअप्स किए और उसमें एक टारगेट सेट किया और उस टारगेट को 5 साल के अंदर अचीव करने के लिए अलग अलग टाइप से किस तरीके से हम अचीव कर सकते थे, उन्होंने अपने टारगेट को सेट किया। उसके बाद इन 2015 इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया। इसको चेंज करने का जो मेन राइट होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और इसीलिए इस इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज़ द हेड ऑफ नीति आयोग। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है। उसमें हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ के बारे में भी पढ़ा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है और मिक्स इकोनॉमी क्या है, जहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, मार्केट अपने तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस करे और उनको मार्केट में बेचे। वहाँ पे प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करता है, उसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करे उसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इनमें स्पेशली पुअर सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जहाँ पे ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मिलके काम करें उसे मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। तो इन तीनों टाइप की इकोनॉमीज़ को हमने सेकेंड लेक्चर में देख लिया इस चैप्टर के। वहाँ पे हमने इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में भी देखा था। अब यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स उस टाइम पे सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि अगर विकास करना है
किसी लेवल पे पहुंचना है, अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में उनके लेवल पे आना है, जैसे उस टाइम पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनके लेवल में आने के लिए इंडिया को विदाउट प्लानिंग वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने दो टाइप के गोल्स सेट किए, एक लॉन्ग पीरियड के लिए गोल सेट किया और एक शॉर्ट पीरियड के लिए गोल सेट किया। और इस लॉन्ग पीरियड के गोल एग्जीक्यूशन मतलब इसकी अचीवमेंट के लिए उन्होंने छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए एक गोल सेट किया जिसे हम शॉर्ट पीरियड गोल्स कहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि लॉन्ग पीरियड गोल्स में स्पेशली उनकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे और उन ऑब्जेक्टिव्स पे किस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ। लॉन्ग पीरियड गोल्स में हमारा जो पहला मेन ऑब्जेक्टिव था वो था जीडीपी ग्रोथ, हाउ टू इंक्रीज द आउटपुट लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेकंड था फुल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड था हमारा इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ था हमारा मॉडर्नाइजेशन और फिफ्थ था हमारा सेल्फ सफिशिएंसी। तो इन पांचों ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के ये लॉन्ग पीरियड गोल सेटअप किया गया था और इन पे जो अचीवमेंट थी, एग्जीक्यूशन था, और शॉर्ट पीरियड गोल में दिखाया गया है। तो इसको हम एक तरीके से डिस्क्राइब करने वाले हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है जीडीपी ग्रोथ। लॉन्ग पीरियड गोल्स का जो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है जीडीपी ग्रोथ। सबसे पहले जीडीपी होती क्या है, तो हमने क्लास 9th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है कि द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। उस किसी भी इकोनॉमी के द्वारा जो एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रोड्यूस किया गया टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है, उसी को हम उस इकोनॉमी की जीडीपी बोलेंगे, उस कंट्री की जीडीपी बोलेंगे। और अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज जीडीपी ग्रोथ। अगर उस कंट्री की जीडीपी इंक्रीज करती है इट मीन्स कि उसका आउटपुट बढ़ता है, और अगर आउटपुट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो देश विकास करेगा। तो यहाँ पे जो मेन एजेंडा था इनका प्लानिंग कमीशन का कि लॉन्ग पीरियड गोल्स में हम पहला अपना मोटिव रखते हैं जीडीपी ग्रोथ। इससे आउटपुट बढ़ेगा कंट्री का, और आउटपुट बढ़ने के कोई दो तरीके उन्होंने बताए कि जैसे अगर हमको आउटपुट बढ़ाना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज डिस्कवर करने पड़ेंगे। अगर रिसोर्सेज डिस्कवर होंगे तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा तो कंट्री डेवलप करेगी। दूसरा, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके की टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे भी आउटपुट हमारा बढ़ेगा। क्लियर? नए तरीके के अगर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज़ करें तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, और अगर इंक्रीमेंट हुआ तो जाहिर सी बात है कि डेवलप होगा। तो प्लानिंग कमीशन का जो सबसे पहला टारगेट था वो था जीडीपी ग्रोथ। दूसरा मोटिव था फुल एम्प्लॉयमेंट। पहली चीज़ तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले हम देख लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है, उन्हें कहेंगे हम अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है? और अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे? ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम तो मिल रहा है लेकिन उनकी स्किल्स, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनका बेज नहीं मिल पा रहा है, उनका मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, उन्हें हम अंडर एम्प्लॉयमेंट में रखेंगे। और एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? दोज पीपल हु आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क एंड गेटिंग जॉब। ठीक है? जो काम करना चाहते हैं, काम करने के योग्य भी हैं, और उनको अगर जॉब मिल गई है तो उन्हें एम्प्लॉयड पीपल बोलेंगे। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? तो एबल टू वर्क, विल टू वर्क एट मार्केट बेस्ड रेट आर गेटिंग जॉब। ठीक है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, एक कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर जॉब मिल जाए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट।
इसका मतलब ये नहीं कि उस कंट्री में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। उस कंट्री में कुछ ना कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि लगातार बनी रहेगी। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले, ऐसा नहीं कि सबको काम मिल जाए। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट उनका सेकेंड मोटिव था कि अगर कंट्री के ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इनकम होगी, और अगर लोगों की इनकम होगी या हर आदमी काम करेगा, हर आदमी की इनकम होगी, तो उससे कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और अगर कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो उससे नेशनल इनकम एग्जैक्टली बढ़ जाएगी, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होती है, वही जो कंट्री के अंदर आउटपुट निकल रहा है, वही जो इनकम लोगों की हो रही है। अब देश कमाने थोड़े ना जाएगा, देश की इनकम मतलब नॉर्मल देश में रहने वाले लोगों की इनकम, तो पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है तो उससे नेशनल इनकम बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है कि कंट्री डेवलप करेगी। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव इनका था फुल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड ऑब्जेक्टिव था लॉन्ग पीरियड गोल का इक्विटी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दो टाइप के वर्ड है हमारे पास, एक है इक्विटी, एक है इक्वलिटी। इक्वलिटी ये कहती है कि अगर किसी भी फैमिली में टोटल 4 मेंबर हैं और उस फैमिली में अगर 1 लीटर दूध आता है तो हम इक्वलिटी के अकॉर्डिंग सबको 1/4 मतलब एक एक पाव करके दे देंगे, ये है इक्वलिटी। लेकिन इक्विटी हमारी ये कहती है कि अगर उस फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसको न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब उसके लिए दूध की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको अदर के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाए दूध। ठीक है, ये हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे क्या होगा कि अमीर एक हमारी कंट्री में या हर एक कंट्री में रिच सेक्शन है, एक पुअर सेक्शन है। सॉरी, यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक कंट्री में रिच सेक्शन है, एक पुअर सेक्शन है। पुअर सेक्शन पे स्पेशल फोकस होता है हमारी गवर्नमेंट का, सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है। तो इनके बीच के डिफरेंसेस को कम करना है, ये तो इम्प्रूव करें, रिच सेक्शन इम्प्रूव करे, लेकिन पुअर सेक्शन कहीं पीछे ना छूट जाए, इनको भी इम्प्रूव करवाना, ये मेन मोटिव होता है किसी भी कंट्री का। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर वर्क करेंगे, उनकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो उससे देश का ही फायदा होगा। ठीक है, तो कोई भी कंट्री हमेशा ये चाहेगी कि उसके कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो इक्विटेबल हो, ना कि इक्वल हो। ठीक है, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो मॉडर्नाइजेशन था। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, टू अपडेट एंड अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा कि उस कंट्री में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा आउटपुट लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जो मशीनों की क्षमता होती है वो जाहिर सी बात है कि आदमियों की क्षमता से काफ़ी ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि कम टाइम में ज़्यादा काम और बेहतर कुशल काम करके देंगे। तो इसलिए अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई भी देश यूज करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो कंट्री आराम से डेवलप करेगी। क्लियर है? तो ये हमारा चौथा मोटिव था कि मॉडर्नाइजेशन। फिफ्थ मोटिव था और फिफ्थ लास्ट मोटिव था इसका सेल्फ सफिशिएंसी। कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी सबसे पहले यही चाहेगी कि उसका देश आत्मनिर्भर बने, खुद पे डिपेंडेंट हो जाए, स्पेशली इन फूड ग्रेन्स। ठीक है, अनाज में कहने का मतलब उसे बाहर से अगर मान लो कि इंडिया है, अभी हम लोगों ने देखा कि इंडिया और चाइना में के बॉर्डर पे कुछ तनातनी का माहौल रहा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर इंडिया पूरी तरीके से इंटरडिपेंडेंट होता, पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट होता, सेल्फ सफिशिएंट होता, इससे उसको कोई भी चीज़ इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत ना पड़ती, तो ये किसी भी जगह पे इसका विरोध कर सकता है। लेकिन अगर ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इसको चाइना की ज़रूरत हर 2 कदम पे पड़ रही है, तो ये कहीं भी इसका विरोध नहीं कर सकता है। हालांकि इस टाइम पे इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, खुद पे डिपेंड रहने वाली कंट्री है। यहाँ पे जितने भी लगभग जितनी भी पॉपुलेशन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल आउटपुट लगातार मेंटेन है, तो बैलेंस बना हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी अगर चाइना के साथ कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बंद कर दिया जाए इंडिया का।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कंट्री को अगर उसकी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्रूव करनी है तो सबसे पहले उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। और डोमेस्टिक रूप से उसको अपने यहाँ के लोगों के लिए जो स्पेशल डिमांड है, अपने यहाँ के लोगों की जो स्पेशल डिमांड है उनको फुलफिल करने के लिए पूरी सप्लाई यूज करनी चाहिए। तो इट मीन्स कि ये मेन ऑब्जेक्टिव जो टोटल 5 ऑब्जेक्टिव थे, फर्स्ट जीडीपी ग्रोथ, सेकंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ है हमारा मॉडर्नाइजेशन, फिफ्थ है हमारा सेल्फ सफिशिएंसी। ये पांचों ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो प्लानिंग कमीशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो उन्होंने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज किया। इसके बाद इन पांचों ऑब्जेक्टिव्स पे किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो, इसके लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान्स बना दिए और उन 5 ईयर प्लान्स में अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स रखा और उन ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क किया और एट द एंड ऑफ द 5 ईयर प्लान हर 5 साल के बाद उन्होंने चेक किया कि जो हमारा टारगेट सेट था उस पर एग्जीक्यूशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं, हमारा जो अचीवमेंट कंप्लीट है कि नहीं, जितना हमने अप्रॉक्स में टारगेट सेट कर रखा था उस टारगेट तक हम पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। तो अभी हम देखेंगे कि 60 पीरियड गोल्स के ऑब्जेक्टिव हमारे टोटल 12 60 पीरियड गोल्स हैं और उनको हम 1 बाई 1 5 ईयर प्लान्स के थ्रू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th करके देखेंगे, उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि 60 पीरियड गोल्स के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे और जो 12 हमारी 5 ईयर प्लान्स है उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या क्रिएट किए गए। और आगे हम आपको एक डाटा सेंड करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे आप देखेंगे कि कहाँ तक उन्होंने टारगेट सेट किया था और कितना अचीव किया, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनकी शुरुआत हम देख रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन 1950 में बना, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 टू 1956 तक चला। इट मीन्स कि हर 5 साल के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कंट्री में पीस डेवलप हो रहा, मेंटेन रहा, तो 5 ईयर प्लान लगातार चलता रहा। आगे चल के कुछ वार के चलते कुछ छोटे छोटे प्लान्स 1 या 2 साल के प्लान्स भी चलाए गए, लेकिन अभी तक हमारी इकोनॉमी में कुल 12 5 ईयर प्लान्स बन चुके हैं और इस टाइम करंट में 12 5 ईयर प्लान चल रहा है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करना, मतलब आउटपुट इंक्रीज करना, ठीक, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटपुट बढ़े किस तरीके से, ठीक है। उसके लिए उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन थर्ड उसमें आया था, लेकिन यहाँ पे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के पास सबसे बड़ी समस्या थी खाने की, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया का मोस्टली लगभग 1/2, ठीक है, आधे से ज़्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ था और जीडीपी में उसका लगभग जो वो था कंट्रीब्यूशन था वो काफ़ी कम था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस किया, इसी पर टारगेट सेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें इनपुट किया, ठीक है। उसके बाद जब इनको एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन थोड़ा बेहतर दिखाई पड़ी तो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया। आगे चलकर इसी तरीके से थर्ड 5 ईयर प्लान में इन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव अपना रखा सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। इट मीन्स कि डोमेस्टिक लेवल पे इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट हो जाए, उसको फूड ग्रेन्स के लिए या अदर चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अदर कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसमें फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बढ़ेगी और अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो उसके साथ नेशनल इनकम भी बढ़ेगी और अगर नेशनल इनकम बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमी जाहिर सी बात है कि डेवलप करेगी। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उसका मेन मोटिव था एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। जब यहाँ पे उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर
और सेल्फ सफिशिएंसी, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जब उन्होंने देखा कि इतनी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं लेकिन फिर भी देश में गरीबी, भुखमरी लगभग बनी हुई है, तो अब अगले 5 ईयर प्लान में या 5th 5 ईयर प्लान में उनका मेन मोटिव हुआ कि इसको कैसे कम किया जाए, पॉवर्टी को कैसे हटाया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के थ्रू सोशल वेलफेयर के लिए योजनाएं चलाई गई, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा काम देने की कोशिश की गई, उनको एक मार्केट बेस्ड रेट पे काम करवाने की कोशिश की गई। ठीक है, किसानों के लिए एक उनकी क्रॉप्स का प्राइस लेवल सेट किया गया कि इससे नीचे आप इन सामानों को नहीं खरीद सकते, जिससे उनका भी फ़ायदा हुआ। जो हमारी नेक्स्ट 5 ईयर प्लान था 5th एंड 6th, इसमें ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के अवसर उपलब्ध कराए गए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री डेवलप करेगी। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएगा तो देश के पास पैसा आएगा, और अगर देश की इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारा था 7th 5 ईयर प्लान, क्योंकि जो एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी थी वो 5th और 6th दोनों में ही ऑब्जेक्टिव बनी रही, क्योंकि ये इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली थी नहीं। और ये अभी देखा जाए तो आज भी एक बहुत एक्सक्लूसिव लेवल पे इंडिया में पॉवर्टी बनी हुई है। तो ये आसानी से ख़त्म नहीं हुई, हालांकि 2 5 ईयर प्लान में इनको मेन मोटिव बना करके इन पे वर्क किया गया। उसके बाद 7th में हमने बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट के ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम देने की कोशिश की गई, बड़ी बड़ी कंपनीज़ खोली गई और उस कंपनीज़ में स्किलफुल लेबर को वो जॉब मिली। अगला हमारा जो 8th 5 ईयर प्लान था उसका मोटिव था फुल एम्प्लॉयमेंट प्लस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उस टाइम पे जो लिटरेसी रेट था वो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था इंडिया का, स्पेशली इन वोमेन सेक्टर। मेल तो फिर भी थोड़ी बहुत वहाँ पे लिटरेसी लेवल ठीक ठाक था मेल, लेकिन फीमेल में लिटरेसी लेवल काफ़ी गिरा हुआ था। तो इस 5 ईयर प्लान में 8th 5 ईयर प्लान में स्पेशल वर्क किया गया एजुकेशन पे। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा 9th 5 ईयर प्लान था उसका मेन मोटिव था कि डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई ना आए, इन्फ्लेशन ना हो, उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हमारे पर्यावरण को भी एक तरीके से मेंटेन रखा जाए कि बहुत ज़्यादा इसका अदर तरीके से अनयूज ना किया जाए, जिससे कि आगे चल के ये हमारे लिए फ्यूचर रिसोर्सेज का वर्क करेंगे। अगला हमारा जो वो था 5 ईयर प्लान था 10th 5 ईयर प्लान, उसका मेन मोटिव था नीड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अपने सिटीजन्स को इंडियन इकोनॉमी के थ्रू बेहतर से बेहतर क्वालिटी लाइफ देने की कोशिश की गई इस 10th 5 ईयर प्लान में। 11th 5 ईयर प्लान में वही फिर तरीके से फिर एक बार जो एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी यहाँ थी 5th और 6th 5 ईयर प्लान में, जो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी और आज भी बनी हुई है, वो एक बार फिर से 11th 5 ईयर प्लान में मेन मोटिव बन के सामने आई। तो उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब देने की कोशिश की गई और इन्वायरमेंट का स्पेशली ध्यान रखा गया। और इस टाइम पे जो हमारी करंट 5 ईयर प्लान चल रही है 12th 5 ईयर प्लान, वो है वो उसमें जो मेन मोटिव था वो सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ। इट मीन्स कि हर एरिया में पूरी तरीके से विकास करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान सेटअप किया गया और उस प्लान पे किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है। एट द एंड चेक किया जाता है कि हमारा जो टारगेट था उसमें हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक हमने अचीव किया। तो स्टूडेंट्स, इस शार्ट पीरियड गोल्स के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे के वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।